पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि राज्य क्या है, राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे, राज्य के तत्व में जिस राज्य मतलब राज्य होने के लिए कौन कौन सी शर्त जरूरी है, उसके पास 4 कंपोनेंट होने चाहिए। कौन कौन से? उसके पास अपना ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, खुद का अपना पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका अपना सरकार होना चाहिए, और चौथा चीज़ क्या होना चाहिए, सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता होनी चाहिए। ये चारों कंपोनेंट क्या है, परमानेंट कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। हाँ, ऑप्शनल नहीं, ये चारों चीज़ होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आज हम अच्छा एक चीज़ और फिर क्या देखे थे, आखिर पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए क्यों। लोगों को रेगुलेट करने के लिए हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े थे, हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़े थे। इस मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम के निगेटिव पॉइंट क्या है, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो चीज़ें पहले कैसे चल रही थी, है ना। ये सारा चीज़ हम लोग कल देख चुके थे, ठीक है। अब आज का देखना है कि दुनिया के तमाम जितने भी देश हैं या फिर कोई भी समाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शासन तो चाहिए। अभी पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, पॉलिटिकल सिस्टम तो हमें चाहिए, क्योंकि बिना पॉलिटिकल सिस्टम के हम चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छा रेगुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब बात ये होता है कि शासन तो करना है, ये बात समझ में आ गया कि शासन हमें क्यों करना है, एक मैटर तो समझ में आ गया। अब समझना ये है कि आखिर शासन करने के पीछे चैलेंजेस क्या है। हमारा इंटेंशन समझ में आ रहा है कि हमें सभी को रेगुलेट करना है, लेकिन जब हम रेगुलेट करने की जब कोशिश करेंगे ना, तो कोशिश के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं। सबसे पहला बात है कि जब आप रेगुलेट करोगे, इसको एक कानून के माध्यम से करोगे, तो आप कानून कैसे बनाओगे। तो कानून बनाना भी अपने आप में चैलेंज है कि आखिर आपको जो कानून बनाएंगे वो यहाँ के लोगों के हिसाब से बनाएंगे, ऐसा कानून बनाएंगे जिससे किसी को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यानी कि कानून किसके लिए होता है, लोगों का ज़िंदगी सहज हो सके, इसके लिए कानून बनाते हैं ना। अब कभी कभी कानून क्या होता है, कानून हम ऐसा बना देते हैं जो कानून अपने आप में कानून नज़र आता है, मतलब लगता है कि कानून का डर है। अरे कानून हमारी सुविधाओं के लिए होना चाहिए, ऐसा ना कि हम कानून से डरें। तो कानून किसी को डराने के लिए नहीं होता है, कानून तुम्हारे लाइफ को, रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन तुम्हारे लाइफ को ईजी करता हो। तो रूल्स रेगुलेशन वैसा बनाना चाहिए, लिबरल टाइप का होना चाहिए, डिक्टेटरशिप के जैसा नहीं कि चलो भाई 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना दी, जैसे चीन में सबको एक बच्चे ही मतलब लाना है, उससे ज़्यादा अगर आएगा तो उसको मतलब बहुत सारी चीज़ों से, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे। तो वो एक डिक्टेटरशिप है। शुरुआत में चीन के लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन एक समय के बाद फिर क्या हो गया, मानना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर दूसरा ऑप्शन है नहीं। पढ़ेंगे अभी चीन के बारे में भी, चीन में सिस्टम कैसे चलता है, चीन में कानून वगैरह कैसे बनता है, थोड़ा थोड़ा इन सारी चीज़ों को भी हम साथ में लेकर के हम चलेंगे। तो सबसे पहला बात, शासन करना ये तो समझ में आ गया, लेकिन शासन जो करना है, शासन को मतलब कानून बनाना, बिना कानून के तो आप रेगुलेट नहीं कर पाओगे। तो कानून किस तरीके से बनाया जाए, वो सबसे पहला चैलेंजेस है। दूसरा चैलेंजेस क्या, उस कानून को बना तो दिए, उसको रेगुलेट करना, उसको लागू करना, उसको फॉलो करना। क्योंकि फॉलो करवाना भी तो है, कानून तो हम बना दिए, चल भाई कानून बना दिए कि कल से शाम में 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, कानून अच्छा पापा जी कानून बना के तो चले गए। लेकिन बात है कि मान लो पापा ही 6 बजे नज़र नहीं आएंगे, तो फिर बेटा को मौका मिल जाएगा ना कि पापा मान लो ऑफिस से रात में 10 बजे आते हैं। वैसे रात में 10 बजे ऑफिस से क्यों आएंगे, आज मान लो शिफ्ट के हिसाब से मान लो कि वो 10 बजे अपना पापा भी मान लो किसी दिन पार्टी शार्टी करके आ गए, तो बेटा को भी मौका मिल जाता है कि पापा तो 6 बजे रहते नहीं है, मम्मी का सुनना है नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, कानून बना के तो चले गए, लेकिन उसको फॉलो हो पा रहा है, क्योंकि कानून को जो फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो खुद ही लेट लतीफ़ है, वो है, मतलब कहने का मतलब ये है एक्टिव नहीं है। तो यहाँ भी ये चैलेंजेस होता है। भारत में कानून का कमी नहीं है, लेकिन उस कानून का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सही अगर सही से फॉलो होता तो कोई आदमी कोर्ट जाने का जरूरत नहीं पड़ता। इतने सारे जो कोर्ट कचहरी वाला जो मामला होता है वो जरूरत नहीं पड़ता। जब पुलिस थाने वाले अगर जो लोकल लेवल पे अगर वो अच्छे से काम करते तो बहुत सारे विवादों का सॉल्यूशन तो वो लोकल स्तर पे कर लेते, वहाँ तक कोर्ट तक जाने का मौका नहीं मिलता, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ता। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो कानून का तो कमी नहीं है। खुद हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो संविधान बनाया गया था, तो अंग्रेज़ों को लगता था कि हम अपना संविधान बना ही नहीं पाएंगे। अंग्रेज़ों को लगता था कि हम अपना संविधान बनाने की हिम्मत ही नहीं रखते। स्टार्टिंग में जब स्वराज पार्टी वगैरह जब गठन हुआ था, हम पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उस समय भी चैलेंज दिया गया था कि आप अपना संविधान नहीं बना पाओगे, और मोतीलाल नेहरू ने साबित करके दिखा दिया कि लो भाई देख, हम अपना बना सकते हैं, तुम टेंशन ना लो, मेरे में क्षमता है, हम अपना कानून खुद बना सकते हैं। तो जब संविधान लागू हुआ, अंग्रेज़ों को यकीन नहीं हुआ कि इतना शानदार संविधान ये लोग बना लेंगे, लेकिन बना के हमने दिखाया। और आज भी देश किसके हिसाब से चलता है,
संविधान के हिसाब से ही चलता है। वो बात अलग है कि उस संविधान को लागू कराने में बहुत सारे चैलेंजेस है। इसी वजह से ये वाला में पढ़ते हैं हम लोग कि फॉलो कराना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ये सही से फॉलो होता तो भारत में ये कास्ट सिस्टम तो कब का खत्म हो चुका होता। जो रूढ़िवादी, जो पाखंडवाद जो चल रहा है, जैसे कि एनिमल्स का क्रुएलिटी वगैरह जो लेकर के हम लोग बात करते हैं, कभी कभी जो पेटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन बात भी करती है, तो ये सब चीज़ तो बहुत पहले खत्म हो जाती। तो कानून तो बना दिए हम लोग बहुत शांत। पहला तो चैलेंज ये था कानून बनाने का, बहुत साल टाइम लिए हम लोग, तो 2-3 साल में हम लोग कानून बना के दिखा दिए, हाँ भाई देख लो कानून तो बना दिए, अब चलेगा देश तो इसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है चलाइए। लेकिन फॉलो ये बहुत मुश्किल होता है। ये फॉलो करना किसका काम है अभी बताएंगे। जिस कार्यपालिका बनाएगा ये वाले भैया, तो देखो बनाएगा ये, फॉलो ये करेगा और न्याय ये देगा। अब देखो तीसरा क्या है, कानून तो बना लिए, उसके बाद फिर क्या किए, फॉलो कैसे करना, ये चैलेंजेस था कि उसको फॉलो कैसे करना। और तीसरा चैलेंजेस क्या है कि लोगों को न्याय मिल सके। मतलब इस कानून के हिसाब से, अगर जो कानून है, अगर कानून के हिसाब से अगर लोग ना चले या फिर किसी को दबाया जा रहा है ज़बरदस्ती करके, तो वैसे में उनको क्या चाहिए, न्याय चाहिए ना। तो न्याय प्रणाली भी बेहतर होनी चाहिए। अगर कानून सही से लोगों को, कानून अगर सही से कहीं पे लागू नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लागू कैसे कराया जाए। अगर कोई व्यक्ति कानून से अगर वंचित है, अगर किसी को अपना उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसको न्याय भी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक समाज में ये तीनों चीज़ तो चाहिए लोगों को। एक अच्छा रूल्स रेगुलेशन तो चाहिए समाज को चलाने के लिए, दूसरा उस रूल्स को सही से फॉलो कराने वाला चाहिए, और तीसरा अगर कहीं पे गड़बड़ हो रहा हो तो एक अंपायर तो चाहिए ना, मतलब एक आदमी तो चाहिए ना जो लोगों को न्याय दिला सके। तो इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि शासन के अंग इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शासन के अंग। क्योंकि शासन करना है तो शासन के ये तीनों ही अंग के माध्यम से हम फाइनली क्या करते हैं, शासन ही तो करते हैं, रेगुलेशन ही तो करते हैं। तो भारत की पूरी जनता जो नियंत्रित होती है, इवन यहाँ तक कि सरकार और सांसद की बात भी हम करते हैं, वो तीनों ही रेगुलेट होती है, इसी के माध्यम से होती है। कोई भी व्यक्ति अपना मनमाना नहीं कर सकता है, वो तीनों के माध्यम से ही रेगुलेट होती है। तो चलो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है, सरकार के 3 हिस्से, क्योंकि ये तीनों के हिसाब से चलता है। सबसे पहला कौन है, लेजिस्लेचर जिसको क्या बोलते हैं, विधायिका। दूसरा कौन है, एग्जीक्यूटिव जिसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। और तीसरा क्या है, जुडिशरी जिसको क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। अब ये एक तरह से देखा जाए तो जस्ट लाइक ये एक ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड समझते हो, ट्राइपॉड जिसके 3 खंबे होते हैं, 3 पिलर और एक तरह से टिका हुआ। जैसे हमारे जो अभी जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो हमारा जो फोन जिस पे होल्ड किया हुआ है, वो भी क्या है, ट्राइपॉड पे टिका हुआ है। अगर इसका एक भी पिलर अगर गया तो ये स्टेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी तरह से ये भी 3 पिलर है किसी भी देश का, ये सबसे महत्वपूर्ण ढांचा। अगर इसमें से एक भी पिलर अगर कमजोर हुआ तो देश की स्थिति क्या होगा, चरमराने लगेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं। मान लो कि जो सांसद हैं, जो विधायिका हैं, वो अगर अपना अच्छा काम नहीं करे, मतलब वो नियम वगैरह ठीक से वो बनाए ही नहीं, मतलब ढीला ढाला कानून बनाए, तो ऐसे में क्या होगा, कार्यपालिका को तो मौका मिल जाएगा कि तुम जो कानून बनाए उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे एक समय था कि जब सती प्रथा लीगल था, तो सती प्रथा पे कोई कानून नहीं था, तो कार्यपालिका कुछ कर सकता, वो तो कहेगा हाँ ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यायपालिका भी क्या करेगा, न्यायपालिका जो फैसला सुनाएगा किसके हिसाब से सुनाएगा, कानून देखेगा ना, वो भी तो भैया कानून ऐसे करके, चश्मा ऐसे करके देखेगा कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, और उसी के हिसाब से वो न्याय देगा। अब जैसे सबरीमाला वाला मामला तुम देख लो, सबरीमाला का जो मामला जो था, वहाँ पे जो केरल में जो सबरीमाला जो मंदिर है, वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश करने से वर्जित किया जाता है। जो 12 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती है, उनको उसके मासिक धर्म के वजह से, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के वजह से उनको अछूत माना जाता और मंदिर में प्रवेश करने से उनको रोका गया। अब चूंकि ये चीज़ पर संज्ञान कौन लिया, कभी कभी न्यायपालिका एक्टिव होकर लेता है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि भारत में जो संविधान है, जो न्याय, जो समानता की बात करता है, किसी भी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने की बात करता है, उसको लगा ये चीज़ गड़बड़ है। अंपायर को लगा कि चीज़ें सही से नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें संविधान में नहीं लिखा हुआ है। अब संविधान में ये थोड़ी अलग से लिखेगा कि सबरीमाला मामले में ये होगा, वो तो एक बार कह दे भाई समानता चाहिए, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें कर, उस पटाख से संज्ञान लेगा और उसको बोलेगा कि भाई एक काम करो, इस पर कानून बनाओ, या तो तुम कानून बनाओ वरना हम कुछ करेंगे इस पर। तो ये कहेगा नहीं ताऊ जी चिंता मत करो, हम कानून बना देंगे। बोले फिलहाल जो हम कह रहे हैं कि तत्काल पहले इसको रोको, और तुमको कानून बनाने का हम टाइम भी दे रहे हैं, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने, जब तुम्हारा अगला सेशन चालू होगा, जब तुम लोग जब जाओगे वहाँ पे संसद भवन में जब बैठोगे, चूँकि वहीं पर कानून बनेगा, तब तक के लिए ये चीज़ बंद करो, फिलहाल के लिए हम स्टे लगा रहे हैं, बंद करो उस पर।
तो कहेगा चलो ठीक है बंद कर देते हैं इसको। और तब ये भाई साहब क्या करेंगे, बैठ करके आराम से एक एक चीज़ पे विचार करेगा कि कानून अच्छा से बन गया, अब इसका काम क्या है, लागू करना। तो अब जो पंडित या पुजारी होगा उस मंदिर में, उसको तो पुलिस आराम से पकड़ के भगा सकती है कि अगर वो रोकेगा किसी को। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से अगर हम तीसरा एग्जाम्पल 3 तलाक का ले लें, चूंकि 3 तलाक पर पहले कानून था नहीं, जब जिसको मर्जी आया तलाक 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 बोल दिया। आज खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया तो चल आज मेरा मूड खराब है, चल तलाक 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 दिया। तो बीच में मजाक क्या चल रहा था पता है, जब यूपी में जब योगी सरकार आई थी तो उस समय क्या मजाक चला था, मतलब एक अच्छा जोक चल रहा था कि जैसे कोई पुरुष महिलाओं को बोलती थी कि तलाक तलाक तलाक, तो उधर से जो महिला वो कहती थी योगी योगी योगी, तो फिर उसकी जो हस्बैंड वो बोलता था मजाक मजाक मजाक। ये खूब चला था फेमस। तो कहने का मतलब है जब तक उस समय तो चलो खौफ था, योगी कहे थे कि हाँ हम इस चीज़ को हम यहाँ पे रोकेंगे, ये गलत चीज़ है। तो अब बात यहाँ पर ये होता है कि अगर उस पर सिर्फ बोलने से कानून अगर नहीं बनता तो ये भाई साहब जो पुलिस वाले जो तंत्र हैं, जो कार्यपालिका में ही आएंगे ना, वो डीएम एसपी कलेक्टर जो भी आएंगे, इवन पीएम डीएम सब इसी में आ जाएगा, जितने भी कार्यपालिका के जो हाँ आएगा। तो कार्यपालिका क्या करेगा, जब कानून नहीं बनेगा उस पर थोड़ी फॉलो कर पाएगा। और ये भाई साहब अंपायर, ये तो अंपायरिंग की भूमिका में होता है। जैसे क्रिकेट मैच में जो अंपायर का काम होता है वही काम इनका क्या है, जुडिशरी का काम है। तो देखो कानून कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर वाले का काम क्या होगा, ये कानून बनाएगा, ये बताएगा किस हिसाब से आपको चलना है। चलो भाई दे दिए समानता का अधिकार, समता का अधिकार, धर्म एवं जाति के हिसाब से आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये सब समझा दिया। कार्यपालिका चुपचाप ऐसे ऐसे करके सुन रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है समझ में आ गया, आई कह रहा है समझ में आ गया हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो कार्यपालिका बोलेगा कि हाँ हाँ हमको सब बुझा गया कि हमको कैसे कैसे चलना है। कोई किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा तो हम उसको पकड़ के ले आएंगे। बोला हाँ अब ठीक है, अब जाओ फॉलो करो। अच्छा अब ये जाएगा, अब जिसको अथॉरिटी मिल चुका है, क्योंकि पावर कहाँ से मिलता है, यहां से। देखो दृष्ट पता ये चीज क्या है, जैसे गाड़ी होता है ना, कोई भी गाड़ी, तो गाड़ी का जो पेट्रोल या डीजल जो होता है, वो ईंधन जो है वो कहां से मिलता है, लेजिस्लेचर क्या एक फ्यूल है, ईंधन है, यहीं से इसको पावर मिलता है। और उस पावर को सही से यूटिलाइज कौन करेगा, ये है, ये पहिया की तरह काम करेगा और ये हैंडल है, और ये तय करेगा कि किस दिशा में चलना और किस दिशा में, क्योंकि ये रेगुलेट करेगा तुम्हारी गाड़ी को। तो ये किसी भी देश का ये एक तरह से ये एक मोटर गाड़ी की तरह ढांचे में दिखता है कि ये अगर ये कानून बनाता है तो इसका काम क्या है, उस कानून को फॉलो करना। और इसका काम है कि अगर ये और ये कुछ गड़बड़ करेगा, ध्यान देना, हालांकि इसका काम क्या है कि ये अगर कुछ गड़बड़ करता है, ये भी वैसे ये भी कोई भी फैसला सुनाएगा तो कानून ही देखेगा। कानून कौन बनाएगा, ये कानून देखेगा, कानून के हिसाब से फैसला सुनाएगा। लेकिन आजकल ये एक्टिव ज़्यादा हो चुका है। अब ये सिर्फ कानून को चेक ही नहीं करेगा कि तुम चेक करने की प्रक्रिया भी देखेगा कि तुमने जो कानून बनाया क्या वहां पर किसी भी कानून के वजह से मूल अधिकार खत्म तो नहीं होता है। तुम कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिए कि सारे लोगों को पकड़ पकड़ के तुम जो तुम्हारे विरोधी है सबको पकड़ के जेल में डाल दिए, जैसे इमरजेंसी के टाइम में हुआ था। तो ध्यान रखना, कानून तो ये बनाएगा लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया भी ये चेक कर सकता है। तो न्यायपालिका भारत में बहुत एक्टिव है और ये चेक करेगा कि तुम जो कानून बनाया उस कानून को ठीक से फॉलो कर पा रहे हो। अगर तुम अपने जिम्मेदारी सही से नहीं निभाओगे, ये सुप्रीम कोर्ट जो अंकल है न्यायपालिका, और ये न्यायपालिका का काम है अंपायर की तरह चेक करते रहना कि तुम गड़बड़ कर सकते हो ना तुम गड़बड़ कर सकते हो। ठीक बात है, तुम कानून बनाए, हम कानून के हिसाब से फैसला करेंगे, पर ये भी चेक करेंगे कि तुम कानून ठीक से बनाए कि नहीं बनाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये इतना डिटेल में जाकर हम बेसिक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो शुरुआत में जो पॉलिटी, बिल्कुल जिनका पॉलिटी में 0/0 है, मतलब कि कुछ भी नहीं आता है उनको, ठीक है, जो एकदम मतलब कि कुछ भी नहीं पता है उसको, तो ऐसे में क्या होगा, पॉलिटी का जब बेसिक्स नहीं पता होगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए बेसिक्स बहुत ही, शुरुआत में हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है और इसके कार्यों को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो जब आगे चल के जब हम लोग, चूंकि हर चैप्टर का अपना डिटेलिंग बहुत है, पूरा पॉलिटी तो इसी को तो पढ़ना है हमको, पूरा पॉलिटी, इसके अलावा कुछ और है क्या, पूरा पॉलिटी में यही पढ़ना है, ठीक है, हाँ इसी को पूरा पढ़ना है, इसी में चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। तो इस चीज़ को पहले ही इसलिए कहते हैं बेसिक्स हमेशा बेटर कर लेना चाहिए। अब जरा सा देखते हैं कि अगर हम बात करें जो लेजिस्लेचर की बात करें, वैसे एक चीज़ बताओ, जो शासन चलता है, शासन चलाने की जो प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रणाली की बात करते हैं, किसी भी देश में 2 तरह से चलता है। या तो वो शासन कैसे चलेगा, यूनिटरी शासन कैसे चलेगा, या तो यूनिटरी चलेगा या तो कैसे चलेगा, फेडरल। यूनिटरी को कहते हैं एकात्मक, क्या बोलते हैं, एक ही आदमी है, तुम एक ही आदमी है जो पूरा शासन चला रहा है, वही कानून बनाएगा, वही सब चीज़ करेगा। मतलब एकात्मक शासन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति सर्वोसर्वा होता है, उसमें शक्तियों का बंटवारा कई सारे लोगों को नहीं मिलता है।
जैसे घर में जो भारतीय समाज में जो पापा होते हैं, सुनो, भारतीय समाज में जो फादर होते हैं, जो वो एक तरह से देखा जाए तो देश में बेशक संघात्मक तरीके से चल रहा हो, संघात्मक मतलब क्या, संघात्मक हिसाब से अगर हमारे घर में चलता तो मम्मी पापा दोनों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन आमतौर पे घर में क्या होता है, पापा ही फैसला लेते हैं बड़े बड़े, तो एकात्मकता दिखता है वहाँ पे। जैसे चीन की बात अगर हम करें तो चीन में तो एकात्मक शासन है, वहाँ पर जो सी जिनपिंग ही सारा फैसला करते हैं मेन तरह से देखा जाए। वहाँ पर कोई ज़्यादा दूसरा पार्टी है क्या, जैसे भारत में कई सारी पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टीज हैं, तो वहाँ पर इतनी पार्टी नहीं होती, एक ही पार्टी रहेगा, उसमें से ही कुछ लोग होते हैं, उसी में से कोई एक आदमी क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाता है वहाँ का। तो एकात्मक का मतलब क्या होता है कि वो शक्तियों का बंटवारा किसी और से शेयर नहीं करता है, सारा फैसला वो खुद करेगा। जैसे चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, कुछ हद तक ब्रिटेन भी, मज़ेदार बात है कि ब्रिटेन में भी कुछ हद तक है, कि ब्रिटेन में भी देखा जाए तो ज़्यादातर जो ब्रिटेन का जो पीएम है वही फैसला करते हैं, समझ में आया। तो कुछ कुछ चीज़ें हम बताएंगे अलग अलग देशों का सिचुएशंस कैसे है। तो फेडरल, अच्छा, यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि शासन की बागडोर कोई एक आदमी ऐसे करके पकड़ा हुआ है, हम चलाएंगे सब चीज़। अब फेडरल में क्या होता है कि वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है। एकात्मक में जो राज्य होते हैं, राज्य को पावर नहीं होता है, इसमें केंद्र के पास ज़्यादा पावर होता है। तो अगर हम बात करें एकात्मकता में, इसके पास पावर किसके पास होगा, केंद्र, और ये स्टेट, तो सी ग्रेटर देन एस, याद रहेगा ना, सी ग्रेटर देन एस। और अगर बात करें फेडरल की, संघात्मक ढांचे की, इसमें क्या हो जाएगा, एस, इसमें कोई ग्रेटर नहीं होगा, ये आमतौर पे क्या होता है, इक्वल होता है। वो अलग बात है कि एग्जैक्ट इक्वल कुछ होता ही नहीं है। तुम जैसे भारत की बात करो तो भारत कहते हैं अपने आप में एक संघात्मक देश है, मतलब फेडरल कंट्री है, लेकिन फिर भी तुम जब चेक करोगे तो भारत में केंद्र के पास ज़्यादा ताकत है, राज्य के पास उतना ताकत नहीं है। राज्य बेचारे तो बहुत गरीब है। यहाँ पे पैसे के मामले में जो इनकम जनरेट होता है, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पैसा है, जो इनकम राजस्व ज़्यादा उनके पास जनरेट होता है, और केंद्र सरकार के पास, और राज्य सरकार के पास उतना पैसा होता नहीं। तो इसलिए तुम देखना कि राज्य सरकार अक्सर कटोरा लेके सामने रहता है कि ताऊ दे दो, हमें भी कुछ रोजगार, मतलब अपने देश में, अपने क्षेत्र में जो है थोड़ा पुल बनवाना है, सड़क बनवाना है, स्कूल खोलना है, तो हमें थोड़ा पैसा चाहिए। अगर बराबर होता पावर, तो राजस्व में अगर बराबर बंटवारा होता तो कोई भी राज्य केंद्र से पैसा मांगता नहीं मांगता। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या होता है, आमतौर पे सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो स्टेट और सेंट्रल में पावर क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, दोनों को शक्ति बराबर मिलता है। कि राज्य, देखो, राज्य अपने हिसाब से कानून बनाएगा और केंद्र अपने हिसाब से कानून बनाएगा। जैसे अमेरिका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अमेरिका में राज्यों को वहां पर बहुत ताकत मिला हुआ है। मतलब एक समय तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में राज्यों को इतना ताकत था कि वो चाहे तो अमेरिका से अलग भी हो सकता है। सोच के देखना, एक समय था कि उतना पावर मिला हुआ था, अगर वो चाहे वहां का राज्य तो केंद्र से अलग हो सकता है। भारत के बारे में जरा सोचो, बोलेगा कि बिहार हमको मन नहीं कर रहा है भारत सरकार के साथ रहने में, जो है हमको नहीं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, हमको अलग देश बना दो। एक काम करो नरेंद्र मोदी जी, हमको एक अलग देश बनाओ। जैसे नागालैंड कोशिश कर रहा था ना, वो तो सफल नहीं हो पाया, चल बिहार को एक अलग देश का दर्जा दे दो। तो बोलेगा ये अमेरिका नहीं है। अब तो अमेरिका में भी नहीं रहा ये सिस्टम, वो तो संविधान संशोधन हुआ, वहाँ भी ये चीज़ खत्म हो गया। हाँ, तो राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे राज्यों का समूह के वजह से ही संघ बना है। ठीक है, राज्यों का समझौते का परिणाम है कि यहाँ पर संघ बना है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे कभी कभी कन्फेडरल, फेडरल, ये सब चीज़ थोड़ा सा और हम डिटेल में बताएंगे। तो यूनिटरी और फेडरल का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, संघात्मक ढांचे का मतलब समझ में आ गया। अब जरा सा देखते हैं कि लेजिस्लेचर में शुरुआत की अगर हम बात करें, एकदम आदिम जमाना की बात करें, तो उस समय कौन सा सिस्टम चल रहा था, मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र। वहां पर कैसे विधायिका का काम होता था, राजा की इच्छा, जो राजा का इच्छा है वही राजा कानून खुद वही बनाएगा। देखा जाए उस समय तो राजा लेजिस्लेचर भी था, राजा एग्जीक्यूटिव भी था, और राजा जुडिशरी भी था। मतलब कि खुद ही कानून भी बनाएंगे, खुद ही कानून को लागू भी करेंगे, और खुद ही क्या करेंगे, उस पर न्याय भी देंगे। वो राजा का मूड होता था, बताए थे ना बस स्टोरी में कि राजा का मूड पे डिपेंड करा। राजा का जिस दिन मूड बड़ा अच्छा रहा तो मतलब कि जो गुनाहगार से जो जितना भी चाहे कितना भी बड़ा कोई कृत्य किया उसको भी वो माफ कर सकता था। तो राजा की इच्छाएं क्या होती थी, कानून होती थी। मोनार्की सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें, एक सिस्टम और भी चल रहा था एक समय, बहुत टाइम तक ये, खास करके यूरोप कंट्री में ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव रहा था। भारत में ज़्यादातर तुमको ये देखने को मिलेगा। खास करके वैसे कंट्री की हम बात करें जहाँ पे धर्म का इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे की जो शासन प्रणाली जो चलती है वो रिलीजन के हिसाब से चलता है।
जैसे पाकिस्तान की भी अगर हम बात कर लें तो काफ़ी हद तक वो जो रिलीजियस बुक होता है, जो कुरान होता है, कुरान के हिसाब से वहाँ पर कानून बनता है। मतलब वहाँ पे संविधान में किसको रखा गया? कुरान को रखा गया। नींद आ रहा है क्या रे? ठीक है। तो थियोक्रेटिक सिस्टम की अगर बात करें, धर्मतंत्र की बात करें, तो वहाँ पे कैसे सिस्टम चलता है? वहाँ पर एक धार्मिक गुरु होता है और धार्मिक पुस्तक होता है। जैसे कि बाइबल के हिसाब से यूरोप में बाइबल के हिसाब से चीज़ें चलती थी। बाइबल में जो चीज़ लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हम फैसला सुनाएंगे। और बाइबल में क्या लिखा हुआ, उसका क्या मतलब हुआ, वो कौन बताएगा? धार्मिक गुरु। और ये धार्मिक गुरु किसको आदेश देता था? जो वहाँ का किंग होता था, राजा को कहता था कि देखिए धार्मिक पुस्तक में ये लिखा है और आपको इस तरह से चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे राजा का उतना वैल्यू नहीं होता था जितना ज़्यादा इस धार्मिक गुरु का वैल्यू होता था। ठीक है। तो धार्मिक गुरु फोन करी एक बार, ठीक ना? तो धार्मिक गुरु का जो है यहाँ पर क्या था, काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा इसका वेटेज था। किसका था? धार्मिक गुरु का था। ठीक है। तो हमारा मोनार्की सिस्टम में हम समझ में आ गया, ये मतलब थ्योरेक्रेटिक सिस्टम में समझ में आ गया। और अब अगर बात करें मॉडर्न टाइम, ये तो पुराने समय की बात है कि तब ऐसे जीते थे हम लोग, जीने का तरीका हमारा उस तरह से था। अगर कुछ एक देशों की बात करें, जैसे कि स्विट्जरलैंड की बात करें, तो देखो होता क्या है कि आखिर हमको जो कुछ लोगों को चुनना तो पड़ता ही है जो हमारे लिए कानून बनाए। तो वहाँ पे जो कानून बनता है, ध्यान देना कि अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में कानून कैसे बनता है? वहाँ पे सीधा पब्लिक से पूछ लेता है कि भाई तुमको कैसा कानून चाहिए। क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? कम है, वहाँ की जनसंख्या कम है। जब जनसंख्या कम है तो पूछ सकते हैं ना, अरे 5-7 लोग ये तो आपस में सहमति बता के कर लेंगे। तो जनसंख्या कम है तो वहाँ पे लोगों से पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से कानून चाहते हैं। तो जिस हिसाब से आप कानून बोलेंगे उसी हिसाब से जो हम बना देंगे कानून। तो वहाँ पे जो सिस्टम चलता है इनिशिएटिव, और दूसरा क्या होता है? रेफरेंडम। इनिशिएटिव का मतलब एक तरह से ये होता है कि चलो ठीक है, सीधा मतलब तुम लोग बोलो किस हिसाब से बनाना है कानून। सीधा लोग बोला कि चलो ये कानून चाहिए हमको, इस तरह से चलना चाहिए, बोलेगा हाँ चलो ठीक है। रेफरेंडम में मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपको वोटिंग करा दिया जाएगा। जब कॉन्ट्राडिक्शन, देखो जब कॉन्ट्राडिक्शन ना आए तब तो इनिशिएटिव तरीके से चल जाएगा। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का समूह मिला, मान लो 50-100 आदमी का समूह मिला, वो हस्ताक्षर अभियान नहीं सुनते हो कि जैसे कि याद है कि दिल्ली में जो एक कांड हुआ था, जो रेप का जो मामला हुआ था, तो कौन सा अरे यार वो जो रेप का जो मामला था जिसपे कि बहुत ज़्यादा जो पूरा देश एक हो गया था, दामिनी हत्याकांड जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था? अचानक से सारे देश के जो लोग होते हैं सब लोग की इच्छा हुई कि जो रेप का मामला है उस पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। पूरा देश इच्छा यही रखता था। जहाँ भी कोई भी व्यक्ति अगर विक्टिम है उसमें, मतलब सॉरी, जो व्यक्ति की रेप के मामले में जो भी एक्यूज़ हैं उसको सीधा क्या मिलना चाहिए? सीधा फांसी मिला। फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या सभी लोग मिलकर के पहल कर रहे थे, इनिशिएटिव कर रहे थे कि हाँ इस पर कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। सब लोग हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा था। और अगर मान लो उसी लोगों की वजह से अगर कानून बन जाता तो क्या बोलते, वो कानून किस माध्यम से बना? था तो लोगों की इच्छा के हिसाब से, लेकिन लोग खुद ही एक्टिव होकर के बोले कि भैया हमको इस पर कानून चाहिए। सरकार जी, मोदी जी जरा देखो हमको इस पर कानून चाहिए तो चाहिए। अब मोदी जी की मर्जी है कि वो अपने सांसद को बोले कि भाई थोड़ा सा देख लो, ये भी मामला थोड़ा गर्म है। हालांकि अभी भी रेप पर वैसा मामला नहीं बन पाया जैसा चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कानून बन गया ना जिस दिन की रेप पे फांसी की बात हो, सबसे पहले तो उनके खुद के सांसद विधायक गायब हो जाएंगे। खुद वही नहीं चाहेंगे कि जो है ऐसा क्या बात। यहाँ पर क्या हम करें, एक्यूज भी अगर हो, आरोपी भी हो, तो उसको भी सजा दो। ऐसे में ये चिंता भी है कि मानो अगर सच में नहीं किया हो तो, क्योंकि वो आरोपी है। साबित होने में तो जानते हो हमारी न्यायपालिका कितना धीमा है, तारीख पे तारीख देते रहती है। जब तक साबित होता है तब तक उसका पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है। बाद में फैसला सुनाएगा हाँ ये व्यक्ति, ये वाला आरोप इस पर सच है। तो इतना धीमा प्रोसेस है हम लोग का ज्यूडिशरी का, तभी ये लोग मजे से यहाँ पे घूम रहे हैं कानून बनाने की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्यूज हैं, सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं कर रहे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा सिचुएशंस है। ठीक है, तो इनिशिएटिव का मतलब समझा गया ना। लोग खुद ही बोले कि भैया हमको इस पर कानून चाहिए, प्लीज़ बना दो, रिक्वेस्ट करते हैं। देखो इतने सारे लोगों को हस्ताक्षर भी करा के ले आए, अब तो बना दो। ठीक है, तो इस पे हो सकता है। दूसरा होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, कभी कभी सरकार खुद कंफ्यूज होती है कि इस चीज़ पर अगर हम कानून बनाएं तो थोड़ा सा लोगों की सहमति भी तो ले लें, वोटिंग करा लेते। तो वोटिंग कराने से क्या पता चलता है कि कितने लोग इस कानून के समर्थन में और कितने लोग इस कानून के विरोध में। तो जनमत संग्रह करा के भी पता चल जाता है कि हाँ ये कानून बनाना चाहिए या फिर नहीं। मान लो रेप पर इनिशिएटिव पहल किया था और नहीं बन पाया, मान लो सरकार कहेगा एक काम करते हैं, आप पहल किए, अच्छा बात है, सिर्फ आप बोले और उसी बोलने के दम पे हम नहीं बनाएंगे कानून,
हम एक बार लोगों से पूछेंगे, हम रेफरेंडम कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे। तो चलो ठीक है ताऊ जी करा लो। अब लोगों से वो पूछा जाएगा, वोट दिया जाएगा कि ऑप्शन ए बनाना चाहिए रेप पर कानून, ऑप्शन बी नहीं बनाना चाहिए, मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें क्या होगा। जैसे कश्मीर के मामले में भी जो था मामला क्या था कि जब कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं, उस पर भी क्या बोला गया था कि राजा हरि सिंह बोले थे कि जो है ठीक है वोटिंग करा लेते हैं, और वोटिंग के हिसाब से अगर वहाँ की पब्लिक कहती है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं तो मिल जाएंगे। वो अलग बात है कि वो वोटिंग उस तरह से जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इनिशिएटिव और रेफरेंडम समझ में आया। देखो ये प्रोसेस वहाँ चल पाएगा जहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ तो चलो ठीक है सीधा सीधी तुम वोटिंग करा लिए। भारत में वोटिंग करा पाओगे? मतलब रेफरेंडम कराना बहुत चैलेंजेस है, इतने सारे पॉपुलेशन है, 130 करोड़ से ऊपर की आबादी है। यहाँ पर सब लोगों के पास वोट करने के लिए मशीन भी नहीं है अपना। सबके पास क्या है? सबके पास स्मार्टफोन है। वोट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भारत के पास चूंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हम बात कर रहे हैं वैसे हम ये जो सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे इनिशिएटिव और रेफरेंडम की जो बात, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर सकते हो, एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं? 6-7 पार्टी यही है ना? अच्छा हाँ 7 पार्टी तो बताए थे। अच्छा वो अलग सिस्टम जो प्लूरल अभी बताएंगे आगे चल के। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे चल रहा था, और यहाँ पर कैसा है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। लोकतंत्र तो होगा, यहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र कुछ प्रतिनिधि, तुम्हारे कोई व्यक्ति होगा तुम्हारे तरफ से बोलने वाला। सोच के देखो, अगर 130 करोड़ लोगों से अगर सिर्फ उसका राय ही पूछा जाएगा कि जरा बताना इस कानून पर कितना आप क्या मानना है, तो राय लेने में ही कम से कम 2-3 साल बीत जाएगा, फिर कानून बनेगा। तो सोचो ऐसे में कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 100, 50, 200, 300, 1000 लोग हो तो कोई बात नहीं है, राय ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि नहीं भैया ये तरीका सही नहीं है। एक काम करते हैं, देश में जितना भी पॉपुलेशन है उसको क्या करते हैं, उसको 10-10 लाख के जनसंख्या के हिसाब से उसको बांट देते हैं। तो ये हुआ क्या, उसके सीट का बंटवारा। तो मान लो कि 10 लाख पर कोई एक व्यक्ति क्या होगा, चुनकर आएगा। तो ये जो 10 लाख हो गया ये पॉपुलेशन हो गया, और ये उसका क्षेत्र हो गया, ये इसका एरिया। इस एरिया में से लगभग कितने लोग होंगे? 10 लाख लोग होंगे। उस 10 लाख के पॉपुलेशन पर कोई एक व्यक्ति, चूंकि वहाँ पर इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, और वो चुनाव किस चीज़ का होगा? हो सकता है सांसद या विधायक, क्योंकि कानून बनाने वाला ही तो चुनना है। अगर वहाँ के व्यक्ति बोलेगा कि हमको केंद्र के स्तर पर कानून चाहिए, तो किसको चुनना पड़ेगा? MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद को चुनना पड़ेगा। और अगर हमको राज्य के स्तर पे कानून बनाना हो, राज्य के स्तर की बात अगर करें तो वहाँ पर क्या होगा? MLA चुनना पड़ेगा। तो फाइनली MLA हो या फिर MP हो, दोनों ही क्या बनाएंगे? कानून ही तो बनाएंगे। समझ में आया? तो 10 लाख पर कितना व्यक्ति को लेना है? एक व्यक्ति को लेना है। अब इस तरह से 130 करोड़ में से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब जो वो 545 लोग जो आएंगे, ठीक है, वो जो लगभग 545 लोग आएंगे, अब जब वो लोग एक जगह बैठेंगे, अब वो क्या तय करेंगे कि चल भाई सब लोग बैठ गए आराम से, अब मिलकर के किसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। अच्छा, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बोलता है, जब भी कोई सांसद बोलेगा कि भाई हमारा क्षेत्र बांका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की इच्छा है कि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो सूखा क्षेत्र है वहाँ पे हमेशा जो है मतलब बारिश वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति जो कह रहा है ना, दरअसल जो व्यक्ति कह रहा है बांका की तरफ से, जो विधायक जो या फिर सांसद जो भी है, अगर वो कह रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं कह रहा है, दरअसल वो 10 लाख व्यक्ति कह रहा है। वो 10 लाख व्यक्ति की तरफ से उसकी आवाज़ है वो। तो जो हमारे जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं? आम नागरिकों क्या होती है? आवाज़ होती है। इसलिए नेता लोग अक्सर क्या बोलते हैं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये जनता की इच्छा है, जनता जनार्दन होती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता चाहती है, जनता का जैसा मन होगा हम तो कानून उसके हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, ये बार बार नेताजी इसलिए कहते हैं कि जनता जो चाहेगी, जनता के हिसाब से, जनता का सेवक है, क्योंकि वो जनता की तरफ से क्या रिप्रेजेंटेटिव है, वो जनता की तरफ से क्या है, प्रतिनिधि है। और वो प्रतिनिधि मिल करके क्या करते हैं, देश में कानून कैसे बने उस पर बात करेगा। तो जितने भी कानून नियम बनते हैं वो कौन किसके माध्यम से होता है? किसी न किसी प्रतिनिधि के माध्यम से होता है ना। हम डायरेक्ट तो सबसे नहीं ना पूछ पाएंगे रे, क्योंकि उतना तो समय ही नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए आधुनिक समय में जो लेजिस्लेचर जो चलता है, जो विधायिका का जो प्रक्रिया चलता है, जो कानून बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो किस तरीके से चुने जाते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। खास करके जो भारत जैसे कंट्री की बात करें, अमेरिका जैसे भी कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर भी इसी सिस्टम से चलता है। ब्रिटेन में भी चलता है इसी तरह से। अब जरा सा संघात्मक ढांचा तो बता चुके हैं, फेडरल ढांचा तो बता चुके हैं। फेडरल ढांचा में एक चीज़ देखते हैं, जहाँ जहाँ भी ध्यान देना,
हम जब बात कर रहे थे फेडरल ढांचा, यूनिटरी ढांचा की, तो जो यूनिटरी ढांचा जहाँ पे होता है ना, जैसे चीन वगैरह की जब बात कर रहे थे, तो वहाँ पर केवल एक ही सदन होता है, एक ही सदन होता है। वहाँ पे लोग चुनकर आते हैं और वही फैसला करते हैं। उसमें 2 सदन का, चूंकि राज्यों की तरफ से कोई प्रतिनिधि चाहिए क्या, तो 2 सदन वहाँ कहाँ चाहिए, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जो राज्य की तरफ से बोले और कुछ लोग ऐसे हो जो केंद्र की तरफ से बोले। तो राज्यों का प्रतिनिधि कहाँ चाहिए, जहाँ पर कि आप राज्य सरकार को पावर दिए हुए हो, राज्य सरकार को ताकत दोगे तभी ना। आखिर राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों में बंटवारा बढ़िया से हो, आपस में क्या हो, मतलब कि वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कानून ऐसा बना दे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो है पावर कम कर रहा है। नहीं, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा सही रहे, दोनों सेपरेट होकर के अपना अच्छे से काम करें। तो इसके लिए क्या लाया गया था, संघात्मक ढांचा। और संघात्मक ढांचा में क्या होता है, 2 सदन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसी को द्विसदन को क्या बोलते हैं, बाइकैमरल बोलते हैं। बाइकैमरल, बाय मतलब होता है 2। दरअसल ये जो द्विसदन जो बना है, ये शब्द है कैमरल, कैमरल का मतलब होता है कमरा। एक तरह समझ लो कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा ढांचा जहां पर कि 2 कमरे हो। एक कमरा किधर किसके लिए हो, एक कमरा हो राज्यों की तरफ से जो लोग कानून बनाना चाहते हैं, तो एक कमरा किसके लिए हो, राज्यसभा की तरफ से, यानी कि जो राज्यों का प्रतिनिधि होगा। और एक कमरा किसके लिए रिजर्व करेंगे, लोकसभा, जो केंद्र के स्तर पर कानून बनाएगा, जो केंद्र के स्तर पर शासन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो लोकसभा हो गया। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी बाइकैमरल सिस्टम है, अमेरिका में भी बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है, अब तो ब्रिटेन में भी हो गया। अब समझना, तो भारत में जैसे क्या हो गया, एक हो गया लोकसभा और दूसरा क्या हो गया, राज्यसभा। इसी मतलब अमेरिका में अगर राज्यसभा की अगर बात करें, उसके समानांतर कौन है, वहां पे सीनेट। तो अमेरिका में इसके जगह पर क्या हो जाएगा, सीनेट। ब्रिटेन में इसके जगह पर क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उसका काम क्या है, उसका काम है राज्यों के तरफ से जो भी दिक्कत होगा, राज्यों के तरफ से कानून बनाना। उनका काम क्या है, राज्यों के तरफ से, ये राज्यों का प्रतिनिधि करते हैं। ये क्या करते हैं, ये राज्य की तरफ से प्रतिनिधि करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, केंद्र की तरफ से प्रतिनिधि करते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसको कैसे चुने जाते हैं, हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना समझना है कि जो संघात्मक ढांचा होता है उसमें द्विसदन के माध्यम से होता है, जबकि अगर ये एकात्मक ढांचा होता तो वहां पर लोकसभा राज्यसभा नहीं होता, केवल एक ही होता। और चूंकि वही सारा कानून बनाया केंद्र के स्तर पे, तो राज्य का जरूरत है, वहां पे राज्य का तो जरूरत ही नहीं है। तो जहां पर भी राज्यों को भी पावर मिला है, जहां पर भी कि संघात्मक ढांचा मिला हुआ है, फेडरल सिस्टम चल रहा है, वहां पर 2 सदन चलता है, तो लोकसभा और राज्यसभा। समझ लिए कि सीनेट कहाँ के लिए, अमेरिका के लिए। मतलब अमेरिका में राज्यसभा की जगह पर क्या है, सीनेट। मतलब जो काम यहाँ पे राज्यसभा करती है वही काम वहां पे सीनेट करती है, और वही काम वहां पे कौन करती है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स करती है। तो ये क्या करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व, और ये क्या करता है, केंद्र का प्रतिनिधित्व। अब देखो एक चीज एक्सेप्शन हम ब्रिटेन को दिए। ब्रिटेन को क्यों दिए, ब्रिटेन अपने आप को क्या बोलता है कि हम फेडरल ढांचा है। आमतौर पे वहां पे जो कानून बनाते हैं वो जो वहां पर जो एक ही सदन जो होता है, जो केंद्र की तरफ से होता है, बस वो वही सारा काम करता है। उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं उसको। कोई बात नहीं, म्यूजिक बजने दो म्यूजिक। चलो भाई लाइटिंग, हाँ ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है तो वहां पर क्या हो जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स सारा काम सारा फैसला वो खुद ही करता है। जबकि बाद में क्या हो गया कि चलो हाउस ऑफ कॉमन्स के अलावा क्या बना दिया गया, एक प्रतीकात्मक रूप से, समझ लो, सिर्फ ऐसे मतलब जैसे रबड़ का मुहर नहीं होता है, वैसे प्रतीकात्मक रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना दिया कि चल भाई ठीक है, यहाँ भी 2 सदन। तो दूसरा सदन तो सिर्फ नाम का है, किसी काम का नहीं। जैसे भारत में राज्यसभा और अमेरिका में सीनेट काम का है, सच में इसको पावर है। जबकि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास वैसा पावर नहीं है। मतलब पुराना जो राज परंपरा जो चल रहा था, जो लॉर्ड्स की जो उपाधि मिलते थे, वहाँ के जो क्राउन, जो राजा लोगों को जो मिलता, जो क्राउन की उपाधि थी, वो परंपरा आज भी चल रहा है। महारानी विक्टोरिया भी थी ना, तो वो किसके मेंबर होगी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जितने भी राजशाही परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको सम्मान के लिए जो है इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर बना दिया जाता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति अपने कला और किसी और सेक्टर में, अगर एजुकेशन में काफ़ी अच्छा काम किया हो, तो उसको भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है उसमें जगह दे दिया जाएगा। जो वहाँ का सबसे बेहतरीन लोग होगा उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर, मतलब एक तरह समझो, एक तरह से एक ऑनर ऑफ गॉड, ऑनर ऑफ गॉड कि चलो ठीक है। आप जैसे कुछ लोगों का हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, राज्यों की तरफ से प्रतिनिधित्व मतलब सिर्फ वो काम के हैं। दरअसल वो अपने क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चूंकि क्रिकेट को भी कला के क्षेत्र में रखा गया, काफ़ी अच्छा काम किए, इसलिए उनको ऑनर ऑफ गॉड की वजह से उनको मेंबर बना दिया गया। तो सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा के जो मेंबर है, वो तो समझो एक तरह से मनोनीत टाइप से हैं। तो जस्ट लाइक वहाँ भी मनोनीत ही जैसा होता है, यहाँ पर इन लोगों का चुनाव नहीं होता है,
ठीक है, कुछ लोगों को जो मनोनयन जो करते हैं ये समझ में अच्छा, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो फेडरल सिस्टम चलता है तो केंद्र के स्तर पर कैसे चल रहा है अभी जस्ट बताएं हम। वहाँ पे लोकसभा है, वहाँ पर क्या राज्यसभा है। और अगर हम बात करते हैं कि स्टेट के लेवल पे बात करें तो स्टेट पर कैसा है, स्टेट में आम तौर पर क्या होता है कि वहाँ पर यूनिटी सिस्टम चलता है। वहाँ पर बाई कैमरल सिर्फ कहाँ पे, केंद्र के स्तर पर क्या है बाई कैमरल, केंद्र के स्तर पर 2 सदन चलता है, जबकि राज्य के स्तर पर आम तौर पर क्या चलता है, एक ही सदन चलता है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होता है। लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनके पास दूसरा जो कमरा होता है, दूसरा सदन जिसको कहते हो, उसमें कौन है, विधान परिषद। तो विधान परिषद सभी राज्यों के पास नहीं है, कुछ राज्यों के पास है, जबकि विधानसभा जो है सभी के पास है। तो आमतौर से देखा जाए तो कि यहाँ पर क्या होता है 2 सदन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, भारत में केंद्र के स्तर पर 2 सदन चलता है, जबकि राज्य के स्तर पर क्या होता है, एक ही सदन चलता है। लेकिन कुछ एक राज्यों के पास दोनों सदन, चूंकि ये ऑप्शनल है, ये क्या है, ऑप्शनल है, ये वैकल्पिक है, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी, लेकिन विधानसभा तो होगा है ना। और यही विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बता रहे थे, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये लोग क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे विधायक वाले भैया, चाचा हमारे विधायक हैं, याद है फिल्म में आया था विधायक। और यही विधायक से मिलकर के क्या बनता है, CM। तो CM का चुनाव होगा, तुम किसका, विधानसभा के मेंबर को चुन रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि जब केंद्र के स्तर पर जब हम वोटिंग करते हैं तो केंद्र के स्तर पर जब चुनाव होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो सांसद दोनों कहलाएंगे, ध्यान देना, दोनों ही सांसद कहलाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, क्योंकि दोनों ही संसद के हिस्से होते हैं। ध्यान देना, संसद के अगर पूछा जाएगा कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, अभी तो केवल 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि राष्ट्रपति भी संसद का ही हिस्सा होता है। क्यों राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, क्योंकि अगर मान लो कोई कानून बनता है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के किसी कानून को पास कर दिए कि चलो ठीक है ये कानून ठीक है बना दो, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा वो कानून लागू होगा नहीं, वो कानून लागू नहीं होगा। एक चीज और हम समझा देते हैं, एक होता है बिल और दूसरा होता है एक्ट। थोड़ा सा जगह यहाँ पे बताते हैं, एक होता है क्या, बिल, अभी समझ लो बात, चूंकि बाद में जो है दिक्कत नहीं होगा। एक्ट को क्या बोलते हैं, कानून, इसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। बिल को क्या बोलते हैं, विधेयक। देखो अभी हम जस्ट बोल रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कोई कानून बनाते हैं, बना दिया, बहुत बढ़िया, चक दिख रहा है, नोट्स बड़ा अच्छा बनाया आप। अभी इसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे बिल। इसलिए तुम देखते होगे कि आज मंत्री जी ने ये बिल पास किया, अभी वो कानून नहीं बना है। कानून कब बनेगा, जब हमारे महामहिम के पास जब वो आएगा और उस पर क्या करेंगे, दस्तखत देंगे, सिग्नेचर करेंगे अपने स्वर्णिम अक्षरों से, और जब ठप्पा लगेगा अब वो क्या बन गया, कानून। तो बिल कब तक है, जब लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ है। और राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करेंगे, साइन होगा, वैसे ही वो क्या बन जाएगा, कानून, और अब ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो बिल और एक्ट में समझ में आया कि जब तक राज्यसभा और लोकसभा सिर्फ क्या किया है, उस पर बनाया, ड्राफ्टिंग तैयार किया, नोट्स बढ़िया से बना दिया, अब इस नोट्स पे सिग्नेचर नहीं हुआ है, तो जैसे सिग्नेचर हो जाएगा उस किताब का नाम बदल जाएगा। पहले वही किताब जिसमें कानून लिखा हुआ था उसका नाम क्या था, बिल, जैसे उस पर सिग्नेचर हुआ अब वो क्या बन जाएगा, एक्ट। तो समझ में आ गया पूरा अच्छे से। और तो कुछ इसमें है नहीं छोटा हुआ, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, विधायिका वाला जो टॉपिक है, कितने मिनट का हो गया लगभग वीडियो, अगर ज़्यादा देर का होगा फिर हाँ 40 मिनट का, कोई बात नहीं है। जब आज मतलब ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं कि आज हम लोग विधायिका तक ही रखते हैं, ठीक है। तो पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज एक चीज़ छूट गया था ना, क्या ये लोकसभा वाला बताए थे। अच्छा ये बताए थे ना कि MP और ये दोनों के मेंबर को MP बोलते हैं। दरअसल जो प्रधानमंत्री बनता है वो इससे बनता है, ये ध्यान रखना। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो भी MP ही कहलाएगा, लेकिन इसके जो चुनाव होते हैं वो भी इसके भी तो कई सारे सीट्स होते हैं। जैसे भी क्या बोले कि विधानसभा के लिए MLA का चुनाव होता है, उसी तरह से लोकसभा के लिए क्या होगा चुनाव, MP के लिए। ध्यान देना कि राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो अलग तरीके से चुना जाता है। हम बाद में बताएंगे लोकसभा राज्यसभा जब पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ ये समझना है कि लोकसभा को मेंबर को क्या बोलते हैं, MP। दोनों के मेंबर को MP ही कहते हैं, लेकिन चुनाव किसका होता है, विधानसभा के मेंबर को जनता डायरेक्ट चुनती है ना। और इसी से क्या बनता है, प्रधानमंत्री। फिर डिटेल में आगे चल के जब देखेंगे अच्छे समझेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया।
तो ठीक है। अगर मान लो कि अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब चीज़ें अगर कुछ लग रहा हो कि कोई भी चीज़ पूछना हो, तो आराम से कमेंट बॉक्स में जाना है, उसको लिख देना अच्छे से कि ये चीज़ हमें वहाँ पे छूट गया, फिर हम उसको रिप्लाई वहीं से कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।